So this is Major Ranjit Singh PG Ayurvedic Medical College, Aurangabad, and today is the 11th July, and we will study the static lung capacity and dynamic lung function test. In our previous class, we have studied the static lung volumes. So as I told in the earlier class, the static lung volume एक particular specific conditions पे कितना हवा का वॉल्यूम लेना है या कितना छोड़ना है, एक कंडीशन स्पेसिफिक होगी। तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के अनुसार से चार तरह के लंग वॉल्यूम होते थे: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो चार तरह के जो लंग्स वॉल्यूम है, इनमें से कोई से भी दो आपस में मिला दो, तो कोई से दो है, दैट विल डिसाइड ए पर्टिकुलर कैपेसिटी। तो दो या दो से अधिक लंग वॉल्यूम को मिला के लंग कैपेसिटी बनती है। तो कोई पूछेगा कि वॉल्यूम से और कैपेसिटी में क्या अंतर है? एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे हवा का जो वॉल्यूम है, दैट इज लंग्स वॉल्यूम। ऐसे दो या दो से अधिक लंग्स वॉल्यूम को मिला के लंग कैपेसिटी बनती है। गॉट इट? समझ आया? तो ये लंग कैपेसिटी चार तरीके की होती है। पहली बात यही इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, शुभ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, तो हमने कल पढ़ा था क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था? नॉर्मल इंस्पायरेशन किया और नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल डीप इंस्पायरेशन कर दिया। इट और नॉट? हां, तो दिस वाज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पायरेशन किया और नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल डीप इंस्पायरेशन कर दिया। दैट वाज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Then we will see the inspiratory capacity। तो हमने फोर्सफुल डीप इंस्पायरेशन तो किया है, लेकिन नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद नहीं। किसके बाद? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो मैं डायग्राम बना के याद रखना है, दिस इज नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड दिस इज नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जबरदस्ती खींच दिया, दैट वाज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जबरदस्ती खींचा, लेकिन नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद नहीं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। That was inspiratory capacity. Got it? So this was inspiratory capacity. So inspiratory capacity जो होती है, वो tidal volume और inspiratory reserve volume के बराबर होती है। Tidal volume 500 ml है, inspiratory reserve volume कल पढ़ चुके हैं 3.8 लीटर है, total is equal to 3.8 लीटर। सेकंड आया vital capacity। तो vital capacity तो रटना तो कुछ है नहीं। vital capacity कैसे याद रखना है? कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं? लंबी गहरी सांस लेते हैं और लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। लंबी गहरी सांस लेना आफ्टर ए डीप इंस्पायरेशन। क्या करना है आपको? एक लंबी गहरी सांस छोड़नी है, एक डीप फोर्सफुल एक्सपायर करना है। आफ्टर ए डीप इंस्पायरेशन एक डीप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है। क्या करना है? एक लंबी गहरी सांस लेके एक लंबी गहरी सांस छोड़ना है। दिस द वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या करना है? लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। ठीक है? तो वाइटल कैपेसिटी कैसे याद रखना है? वाइटल कैपेसिटी मतलब कपालभाति। कपालभाति में क्या करता है व्यक्ति? एक लंबी गहरी सांस लेता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। तो कैसे याद रखना है? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, 4.8 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। इसमें वाइटल कैपेसिटी में लंबी गहरी सांस लेना और लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी सांस छोड़ना। तो दैट वाज वाइटल कैपेसिटी। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, 4.8 लीटर। फिर पूछेगा वॉल्यूम बताओ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तीनों को मिला के। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तीनों को मिला के दैट इज इक्वल टू 4.8 लीटर। हां, पहला वाला मैंने कौन सा बताया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। दूसरा वाला मैंने कौन सा बताया? वाइटल कैपेसिटी। तीसरा बताया मैंने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, कल हमने पढ़ा था रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था। रेजिडुअल वॉल्यूम में मैंने बोला था कि आप एक लंबी गहरी सांस छोड़ दो और इसके बाद जो अंदर बचता है दैट वाज रेजिडुअल वॉल्यूम। यू नो नॉट? आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। लंबी गहरी नहीं छोड़नी है, नॉर्मल छोड़नी है। तो नॉर्मल छोड़ के जो अंदर बचता है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या नाम है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो अगर एक लंबी गहरी छोड़ के जो अंदर बचता है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और एक नॉर्मल छोड़ के जो अंदर बचता है दैट इज रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 5 लीटर।
2 लीटर। हाँ, क्लियर नॉट? तो हमने 4/3 पढ़ ली। कौन सा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। हाँ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी? 3.8 लीटर, वाइटल कैपेसिटी 4.8, और ये फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी लास्ट बचता है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या नाम है? टोटल लंग कैपेसिटी। तो नाम ही बता रहे हैं अपने आप में क्या कि लंग के अंदर टोटल हवा कितनी आ रही है? टोटल लंग कैपेसिटी इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड इन द लंग। क्या करना है? जितनी मैक्सिमम ले सकते हो उतनी मैक्सिमम आप अंदर ले रहे हो, तो दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 60 लीटर। रटना कुछ नहीं था, वाइटल कैपेसिटी सवाल बात ही लंबी गहरी लेनी, लंबी गहरी छोड़नी। टोटल लंग कैपेसिटी मैक्सिमम जो लंग के अंदर जा रही है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। इट इज नॉट कितनी? 6 लीटर। कितनी? 6 लीटर। उसके बाद दो चीजें याद रखनी थी, एक रेसिडुअल वॉल्यूम और एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या था? जबरदस्ती छोड़ने के बाद जो बचती है। रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या था? नॉर्मल छोड़ने के बाद जो बचती है। इट इज नॉट क्लियर? तो ये 4 कैपेसिटी हैं दैट विल कम विद द स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट किस बात पे आधारित है? किस बेस पे आधारित है? कि हवा का कितना वॉल्यूम अंदर जाता है या कितना वॉल्यूम बाहर निकलता है। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? कोई डाउट तो पूछ लो। Then I have dynamic lung function test. तो जो dynamic lung function test है, this is based on the rate or flow of air. वो वॉल्यूम हवा का कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा था या बाहर निकल रहा था, स्टैटिक उस पे बेस्ड था। डायनामिक किस पे बेस्ड है कि हवा किस स्पीड से अंदर जा रही है और किस स्पीड से बाहर निकल रही है। तो रेट और द फ्लो ऑफ द एयर, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है डायनामिक कि हवा किस स्पीड से अंदर जाती है और किस स्पीड से बाहर निकलती है। तो दैट इज डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट। तो डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हवा किस स्पीड से बाहर निकल रही है और किस स्पीड से बाहर जा रही है। तो अगर सपोज लंग्स के अंदर कोई ऐसी डिसीज है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे एक बीमारी है COPD, कंजेस्टेड ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तो उसमें जगह जगह ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऐसी बीमारियां जिनमें एयर पाथवे और रेस्पिरेटरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। हाँ, तो इसमें पहला पॉइंट क्या था? डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हवा किस स्पीड से अंदर जा रही है या बाहर निकल रही है। सिंपल। तो स्पीड चेक कर रहा है, अगर रास्ते में कुछ अवरोध तो नहीं है, तो वो बीमारियां जिनमें रास्ते में अवरोध होता है उन बीमारियों में डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है। एक कॉमन एग्जांपल हम याद कर लेंगे, COPD। क्या है? COPD। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ टेस्ट होते हैं। हाँ जी, होते हैं। जैसे इसमें टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। इसके लिए एक बात का नाम याद रखना है, जैसे फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या नाम है? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम, पीक एक्सपायरेटरी, बस नाम याद रखना है। हाँ, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी में से एक आता है। तो डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट किस बात पे आधारित है? हवा कितनी स्पीड से अंदर जा रही है और कितनी स्पीड से बाहर आ रही है। वो बीमारियां जिनमें लंग्स के एयरवेज के पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसमें डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है। क्या आप इसे कुछ एग्जांपल बता सकते हो? जैसे फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ये जो कुछ टेस्ट हैं जो किसके अंदर आते हैं? डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं। फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम किसके अंदर आते हैं? डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं। अगर हम इसको बताया कि हवा किस स्पीड से अंदर जा रही है, किस वॉल्यूम से अंदर जा रही है, तो इसको नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट तो होते होंगे ना, है कि नहीं? कुछ तो होते होंगे। There are some instruments that are used to measure this lung volume and capacity. उनके नाम बताओ। एक है स्पाइरोमीटर। क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। दूसरा है रेस्पायरोमीटर। एक है स्पाइरो, दूसरा है रेस्पायरो। एक स्पाइरोमीटर और दूसरा रेस्पायरोमीटर। क्या नाम है? रेस्पायरोमीटर। और तीसरा एक ग्राफ है, उसका नाम है प्लेथिस्मोग्राफ। क्या नाम है? प्लेथिस्मोग्राफ। क्या नाम है? प्लेथिस्मोग्राफ। क्या नाम है?
फ्लैट सिस्मोग्राफ। एग्जांपल लिखा जाएगा, फ्लैट सिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, that is used to measure the lung volume and lung capacity. So lung volume and lung capacity. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को नापने के काम आते हैं? स्पाइरोमीटर, प्लेथ्रिस्मोग्राफ। समझ आ गया? हाँ? ये तो नॉट हाँ? तो डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट क्या नाम था? डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट हवा कितनी स्पीड से अंदर जा रही थी, ये हवा कितनी स्पीड से बाहर आ रही थी। जो एयर पाथवे में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उन बीमारियों में डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट का यूज किया जाता है। क्या आप इसका कोई एग्जांपल ला सकते हो? हाँ जी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपायरेटरी और कुछ मशीनें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ये लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी को नापने के काम आती हैं। व्हाट आर दीस? स्पाइरोमीटर, प्लेथ्रिस्मोग्राफ। समझ आ गया? अगर सपोज लॉन्ग क्वेश्चन आया एग्जाम में 10 नंबर का, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट, तो सारा लिखना है। 5 नंबर में आएगा टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में एक पेज अप्रोक्सीमेटली उतना ही बनना है। तो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन हेडिंग, टाइडल वॉल्यूम आएगा जो भी आया, उसके बाद उसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आया तो सारा लिख के आना है। ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं क्या कि टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? पूछा सकता है कि लंग कैपेसिटी क्या होती है? तो लंग कैपेसिटी 2 या 2 से ज्यादा स्टैटिक लंग वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से होती है। ऑप्शन आएगा लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, तो उसमें जो ऑप्शन होगा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टैटिक लंग वॉल्यूम, दैट इज करेक्ट आंसर। 2 या 2 से ज्यादा स्टैटिक लंग वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को स्टैटिक लंग कैपेसिटी कहते हैं। आ जाएगा। प्लेथ्रिस्मोग्राफ किस काम से आता है? तो प्लेथ्रिस्मोग्राफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट को मेजर करने के काम आता है। एक बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, नीचे डायग्राम में लिखा हुआ है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर किस लिए यूज होता है? लंग फंक्शन टेस्ट या लंग वॉल्यूम्स को नापने के लिए स्पाइरोमीटर या रेस्पिरोमीटर यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में बनने के भी बहुत चांसेस है। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ये कई ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई साल से आ रहे हैं 5-5 नंबर में। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इससे पढ़ लेना। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसकी वैल्यू 2.2 लीटर है। जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आई कितनी? 1200 ml। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कितनी है? 1000 ml। दोनों मिला के कितनी हो गई? 2200 ml। और कुछ? और कुछ? ठीक है, समझ आ गया? हाँ, प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, एग्जाम में पास होने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम में टॉप करने से भी कुछ नहीं होता है। इससे कुछ होता है आपको कितनी नॉलेज है वो आपको पता होगी। एग्जाम में चीटिंग करके पास हो जाओ, पेपर बहुत आसान बना हो, टीचर की चापलूसी करके पास हो जाओ, दैट डज नॉट मैटर। 10th के मार्क्स कोई देखता है, 12th के मार्क्स कोई देखता है, लेकिन हम लोग कितनी तैयारी करते हैं? करते कि नहीं? क्यों करते हैं? व्हाट इज द वैल्यू? एक सब लोग बोलते हैं बोर्ड का पेपर अच्छे से पढ़ लो, कोई बोलते हैं, तो इसलिए बोली जाती है जब तुम कभी जॉब करने भी जाओगे किसी बड़ी कंपनी में, क्योंकि हम लोग ऐसा प्रोफाइल है कि कंपनी में जॉब करने जाएं, लेकिन अगर किसी कंपनी में भी कोई जॉब करने जाता है तो 10th और 12th के मार्क्स पैराग्राफ में एक निगाह मार ही लेता है। क्यों मार लेता है वो? क्योंकि उस समय जब हम 10th या 12th कर रहे होते हैं तब हमारे पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नहीं। दाल चावल सब्जी होगी, सब मम्मी पापा बना के दे देंगे, हमारे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ क्या काम होता है? पढ़ने का। ये काम होता है ना। वो मार्क्स की वैल्यू इसलिए है कि जब आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी जॉब के प्रति। उस समय आपकी जॉब क्या थी? सिर्फ पढ़ना। तो जब आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस समय आपका डेडिकेशन क्या था? बस इतने ही बताता है 10th का मार्क्स, इसके अलावा 10th की मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही एग्जाम में पास होना डज नॉट हैव सम वैल्यू। द वैल्यू कि आपको कितनी नॉलेज है, दैट मैटर्स। समझ आया? किसी के लिए नहीं पढ़ना है, मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ना है, टॉप करने के लिए नहीं पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है?
अपनी नॉलेज के लिए, किसके लिए? सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए। समझ आया? जैसे मैंने 2 ग्लास लिए, 2 ग्लास में जाके वीडियो देखो, ये जो लंग फंक्शन टेस्ट है, मुझे लगता है अगर अच्छे से भी ध्यान से देखोगे तो पूरा रट जाएगा, नहीं रट जाएगा। जो मैंने डायग्राम बनाए कि इंस्पिरेटरी रीजर वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या अंतर है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पिरेशन, है ना, मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो जो मैंने डायग्राम बनाए वो डायग्राम बना के याद करो, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। और रट्टा मारोगे ना बुक देख के तो आज याद है, बुक बंद करने के बाद 2 घंटे बाद भूल जाओगे। तो जस्ट मेक द डायग्राम एंड दिमाग के अंदर पिक्चर डालो, दैट्स ऑल।